हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन प्रीवियस वीडियो जो है हमने द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के दो क्वेश्चन की जो है आंसर राइटिंग करी थी। आज जो है हम दो नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनकी जो है प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की। तो वर्ड लिमिट एज यूजुअल कितनी है इनकी? 200 वर्ड्स ही हैं, ठीक है। और आपको पता ही है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। और जो पब्लिश हुई थी 1807 में, ठीक है। विच इज़ अ सोनेट, सोनेट है ये। और सोनेट में क्या होता है? 14 लाइन्स होती हैं, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो चलिए हम अपना जो है क्वेश्चन जो है आज का जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने जो है दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। अब जो है कि हमने उसमें जो है उसको जो है सोनेट के रिगार्डिंग पढ़ लिया था। उसके बाद जो उसका मेन थीम था मटेरियलिस्टिक, और उसके बारे में जो नेचर के बारे में पोएट ने जो अपने व्यूज़ दिए थे, उससे रिगार्डिंग हमने दो क्वेश्चंस करे हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें है, हाउ डज वर्ड्सवर्थ employ Greek mythology and other devices to portray the materialistic mind of modern man। किस प्रकार वर्ड्सवर्थ ने ग्रीक माइथोलॉजी और कुछ ऐसे डिवाइस यूज करके जो आज के व्यक्ति का, मॉडर्न मैन का जो मटीरियलिस्टिक माइंड हो चुका है, उसको डिस्क्राइब करा है, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी से, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि दो गॉड्स का जिक्र आया है, उससे यहाँ पर क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो उनका जो नाम है आपने याद करना है। और जब भी ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है, ये सब चीज़ों का जिक्र आता है तो यू हैव टू मेंशन। चलिए, अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइंग द ग्रीक माइथोलॉजी, वर्ड्सवर्थ हैज़ यूज्ड इमेजरी यूज़ करी है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी ही नहीं जो है यूज़ करी है, इसके अलावा उन्होंने क्या यूज़ करा है? इमेजरी यूज़ करी है। एल्यूजन्स इमेजरी होगी, जैसे सी हो गया, है ना, मून हो गया, सन हो गया, विंड हो गई, सारी इमेजेस जो है उन्होंने यूज़ करी हैं, ठीक है। एल्यूजन्स यूज़ किया, कंट्रास्ट टू पोर्ट्रे द डेकेडेंट मटीरियल सिनिज्म ऑफ द टाइम दैट मेड मैन इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। इन सभी चीज़ों को यूज़ करके जो है बताया है कि कैसे जो मॉडर्न मैन है वो नेचर के प्रति इनसेंसिटिव हो चुका है। देन द मेटाफर वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, ठीक है। मेटाफर कहाँ पर यूज हुआ है? ये हमारी पोएम की लाइन है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, ठीक है। इज ऑल्सो एंड क्या है? ये ऑक्सीमरोन है, ठीक है। आई होप आपको जो है ऑक्सीमोरोन का मीनिंग जो है वो पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉर्डिड सजेस्ट द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर सच एज इमोर्टैलिटी, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, ठीक है। सॉर्डिड सजेस्ट कर रहा है ये। वाइल अ बून इज समथिंग दैट फंक्शंस एज अ ब्लेसिंग और बेनिफिट, the contradiction between the meanings of the words suggests that materialism is a destructive and corrupt blessing which the industrial revolution has produced। जब से इंडस्ट्रियल जो है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, उसकी देन है ये कि जो व्यक्ति हैं क्या हो चुके हैं? नेचर से दूर हो चुके हैं। इट emphasizes the tension between the good exterior and the sordid truth behind materialism। On an exterior level, material goods bring pleasure and are symbol of man's progress. However, in truth, they feed worst aspect of humanity, thus a sordid boon। इन द सिमिली, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस जो यूज करें बता रहे हैं। इन द सिमिली एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर। स्लीपिंग फ्लावर क्या कर रहे हैं? सजेस्ट दैट मैन इज नब, अनअवेयर ऑफ द ब्यूटी एंड पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। एट द सेम टाइम हाउएवर ही इज ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक है वो। द इमेज ऑफ स्लीपिंग फ्लावर्स implies that humans are only inactive and that there is some hope, ठीक है। होप भी दिखा रहे हैं, वी विल वेक अप, उठेंगे, जागेंगे, रियलाइज करेंगे इसकी ब्यूटी के बारे में, एंड रियलाइज द पावर ऑफ नेचर। द टोन ऑफ द पोएम इज वेरी एंग्री, ठीक है। क्या है इसकी टोन जो है, मतलब कि जो है वर्ड्सवर्थ जो है, जो हमारे कवि रहे हैं, उनका एंगर दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड विद आयरनी एंड अपेरेंट
vengefulness. Initially, the poet reprimands the society for dedicating all its force to material things and pleasure. Later, he proclaims mockingly that he would rather be a pagan. ठीक है, at least then he could appreciate nature through different eyes and even see Proteus, ठीक है, जिक्र आ गया, rising from the sea, perhaps the wreck vigilance on the complacent humankind. Toward the end of the poem, employing the Greek mythology, the poet desired to see a return of the old times when people were in tune with land and nature. Proteus from Greek mythology, the old man of the sea, takes different shapes and can be forced to predict the future. Triton is the son of Neptune, and the sea god, and has the power to calm the seas with his conch shell horn. अब हमने जो है इस क्वेश्चन में क्या देख लिया है, सारी चीज़ें देख ली हैं, जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी जिसका जो है पोइट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो लास्ट में जिक्र आता है, और वो ग्रीक माइथोलॉजी से 2 पॉइंट ही प्रोइटस और ट्राइटन का जो जिक्र करा है वो ऐड करके, और थोड़ी क्लासिकल और एंशिएंट टाइम की बात है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें जो है इमेजरी, एल्यूजन और ऐसी चीज़ों का मेटाफर वगैरह जो भी पोएट ने यूज़ करा है, हम ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके जो है अपने आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बोला है कि कुछ लाइनें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और उनको जो है कोट करके लिखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द पोएट रेफर्स पैगैनिज्म टू वर्ल्डलीनेस, ठीक है, डिस्कस। According to Christianity, there is only one God. However, during the ancient times, particularly in Greece and Rome, people believed in many different gods and worshipped many deities. ठीक है, उसके बाद है their religion was referred to, किसका रिलीजन, जो लोग जो है डिफरेंट डिटीज डिफरेंट गॉड्स ज़्यादा लोगों को मानते थे उनके रिलीजन की बात करें, देयर रिलीजन वाज, तो वो कौन से थे, हमने अभी ऊपर देखा है, ग्रीस और रोम के लोग, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में तो ओनली वन गॉड जो है उन पर बिलीव करते थे, लेकिन एंशिएंट टाइम में जो ग्रीस और रोम थे वहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग गॉड्स कोई जो है पूजा करते थे, तो उनके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। देयर रिलीजन वॉज रेफर टू एज पेगन रिलीजन, इनके रिलीजन को क्या कहा, पैगन रिलीजन कहा, एंड देयर गॉड्स वर रेफर टू एज पेगन और हेदन गॉड्स, ठीक है। पैगन क्या होता है, जो मल्टीपल नेचर को माने या फिर मल्टीपल जो है गॉड्स को मानते हैं। क्रिश्चियंस बिलीव्ड पैगनिज्म एज अ pejorative term and the term presumed a belief in false gods, but the poet wishes to offend even Christianity for nature and become a pagan. He wishes he could be a pagan so that he could worship nature as God and gain spiritual relief. He would prefer to be in harmony with nature than follow a religion that separates him from nature. The poem highlights the sordidness and crass materialism of modern life, forces the poet to go back to the ancient myths and seek solace. तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लाइनें ज़रूर याद करें और इसमें ऐड ऑन करें और अपने आंसर को जो है बहुत अच्छे से लिखें। इन चारों ही क्वेश्चन से आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, थीम समझ लेंगे, पोइट्री की लाइन्स याद कर लेंगे और इसकी जो जिस्ट है उसको पकड़ लेंगे, तो आपके जो आंसर हैं वो बहुत ही अच्छे और सुंदर बन जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।